घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज हमको एक आइडिया आया, हमने सोचा कि रोज रोज आपको दुनिया जहां के बारे में बताया जाता है, आज दुनियादारी को थोड़ा अलग बनाते हैं। नेटफ्लिक्स देख रहा था, ये बोलने के पैसे नहीं मिले हैं, द क्राउन सीरीज, उसका चौथा सीजन, बढ़िया सीजन था और इस सीजन से निकली है आज के एपिसोड की कहानी, जिसका मुख्य पात्र वो शख्स है जिसका नाम जीके में हमने रटा है, जिसका नाम हमारे देश की आजादी के साथ जुड़ा है, जो हमारे देश का पहला गवर्नर जनरल था। आज बात उसकी जिंदगी की नहीं होगी, आज बात उसकी मौत की होगी, उसके कत्ल की होगी। आज बात माउंटबेटन की होगी, गुलाम भारत का आखिरी वायसराय, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, ब्रिटिश क्राउन का वो प्रतिनिधि जिसने अगस्त 1947 में हमें सत्ता ट्रांसफर की। आम भारतीयों के लिए माउंटबेटन की याद, उनका जिक्र अगस्त 1947 पर जाकर खत्म हो जाता है। या वो लोग जो इंटरनेट और लोगों की निजी जिंदगी में गहरी दिलचस्पियां लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका हक है, वो बाद में माउंटबेटन की बीवी के मोहब्बत के सफ़र में भी तमाम तरह की कलंदरियां खोजते हैं। लेकिन हम व्यक्ति पुरुष माउंटबेटन की बात कर रहे हैं, जिनका सफ़र हमारी आज़ादी के बाद भी चलता रहा। कितने बरस? ठीक 32 साल। और ये सफ़र खत्म हुआ अगस्त 1979 में उनकी हत्या के साथ। कैसे हुई ये हत्या, किसने मारा, क्यों मारा, दुनियादारी में आज इसी किस्से में दाखिल होंगे। और इसकी शुरुआत एक पृष्ठभूमि को समझने से करेंगे। ये पृष्ठभूमि धर्म की है, चर्च की है। इंग्लैंड में सैकड़ों चर्च हैं, इसमें सबसे मशहूर है वेस्टमिंस्टर एबे। ब्रिटिश पार्लियामेंट की पश्चिमी दिशा में बनी ये इमारत ब्रिटिश शाही परिवार का चर्च है। पिछले 1000 वर्षों में ब्रिटेन की गद्दी पर जो भी बैठा, उन सब की ताजपोशी इसी जगह पर हुई। इस वेस्टमिंस्टर एबे के पश्चिमी दरवाजे के ठीक भीतर एक खंबे के नीचे संगमरमर की एक तख्ती लगी है। इसे लगवाया था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप ने और तारीख थी 14 फरवरी 1985 की। किसकी याद में लगी थी तख्ती? ये लगी है एक जहाजी की याद में, वो जहाजी जिसकी मौत इस तख्ती के इनॉग्रेशन से करीब 6 बरस पहले अगस्त के महीने की एक सुबह हुई थी, समंदर में हुई थी, बम के फटने से हुई थी। मृतकों की लिस्ट में और भी थे, 14 और 15 साल के 2 लड़के और एक 79 साल का बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जो कभी ब्रिटिश नेवी का प्रमुख था, उसका नाम था लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन और हम इस शख्स को जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से। माउंटबेटन की हत्या का वाकया बताएंगे, थोड़ा और ठहर लीजिए, हम भी तो कितना ठहर के लौटे हैं। उनके खानदान की चर्चा कर लेते हैं क्योंकि माउंटबेटन के मारे जाने की एक बड़ी वजह उनकी हाई प्रोफाइल रिश्तेदारियां थी। माउंटबेटन की फैमिली का नाम था बॉटनबर्ग। इस बॉटनबर्ग फैमिली का रिश्ता जर्मनी और ब्रिटेन दोनों जगहों की रॉयल फैमिली के साथ था। बॉटनबर्ग फैमिली की शुरुआत हुई जूलिया नाम की एक महिला से। ये जो जूलिया थी वो जर्मनी की एक राजकुमारी की सहायिका थी। कामकाज के दौरान जूलिया की मुलाकात हुई राजकुमारी के भैया प्रिंस अलेक्जेंडर से। दोनों में मोहब्बत हुई और फिर शादी। लेकिन जूलिया खुद तो शाही परिवार से थी नहीं, ऐसे में उनके बच्चे कभी गद्दी के दावेदार नहीं माने जाते। इसका हल निकाला उनके जेठ जी ने, जो तब जर्मनी के हेस प्रांत के शासक थे। उन्होंने जूलिया को बना दिया जर्मनी के बाटनबर्ग नाम के शहर की काउंटेस। काउंटेस एक तरह की शाही पदवी होती है। ये रॉयल ओहदा मिलने के बाद जूलिया का परिवार बाटनबर्ग फैमिली के नाम से जाना जाने लगा। जूलिया और अलेक्जेंडर के 5 बच्चे हुए, इनमें से एक थे प्रिंस लुईस और यही प्रिंस लुईस हमारे जो आज के किरदार हैं, आज की कहानी के नायक हैं माउंटबेटन, उनके पिताजी थे। माउंटबेटन की मां प्रिंसेस विक्टोरिया रिश्ते में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पड़पोती लगती थी। हमको लग रहा है वो जो एसएससी में रीजनिंग के सवाल आते हैं, फलाने के ढिमाके की बहू फलाने की क्या लगेंगी है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ ये इकलौता रिश्ता नहीं था माउंटबेटन का। उनके भांजे प्रिंस फिलिप की शादी एलिजाबेथ द्वितीय से हुई। एलिजाबेथ ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज 6वें की बड़ी बिटिया थी,
चूंकि जॉर्ज 6वें का कोई बेटा नहीं था, सो उनकी मौत के बाद जून 1953 में एलिजाबेथ को ब्रिटेन की महारानी बनाया गया। यानी माउंटबेटन के भांजे प्रिंस फिलिप हो गए महारानी के पति। अब आपको माउंटबेटन का ओहदा, ब्रिटिश शाही परिवार से उनका संबंध समझ में आ गया होगा। रिश्तेदारियां थोड़ी पेचीदा हैं, पर हिंदुस्तान में लोगों को आ जाती हैं। अब बात मुख्य वाकये की करते हैं, बात माउंटबेटन के कत्ल की करते हैं। बात 26 अगस्त 1979 की है। इस रोज माउंटबेटन थे क्लासीबॉर्न कैसल में। अब ये क्लासीबॉर्न कासल कहाँ है बताएंगे, लेकिन हम भगवान कसम जैसी कासल सुनते या देखते हैं ना, हमको मारियो की वो स्टेज याद आ जाती है कि प्रिंसेस तो किसी दूसरे कासल में है। और तब तो गूगल देवता भी नहीं थे कि फटाक से आपने सर्च कर लिया, डिक्शनरी में पन्ने पलटने पड़ते थे। बहरहाल बात क्लासीबॉर्न कासल की हो रही है। आयरलैंड में क्लिफोर्नी नाम का एक गांव है, वहीं पहाड़ी पर बना है ये छोटा सा महल। हर साल अगस्त के महीने में माउंटबेटन अपनी दोनों बेटियों पैट्रिशिया और पामेला के साथ छुट्टियां बिताने यहां आया करते थे। उस रोज यानी 26 अगस्त को माउंटबेटन ने सोचा कि क्यों ना समंदर जाकर झींगे पकड़े जाएं। उन्होंने अपनी फिशिंग बोट उठाई और समंदर में निकल गए। करीब 29 फीट लंबी हरे और सफेद रंग की ये नाव, जिसका नाम था शैडोवी, इसी पर बैठकर माउंटबेटन ने झींगे पकड़ने के लिए कुछ जाल लगाए समंदर में और फिर किनारे लौट आए। सोचा अगले दिन मौसम अच्छा रहा तो वापस समंदर में जाकर जाल में फंसे झींगे निकाले जाएंगे। उस रात तकरीबन 2 बजे की बात है। माउंटबेटन अपनी बेटी की फैमिली के साथ महल में सो रहे थे और इसी वक्त रात के अंधेरे में 2 लोग उनकी नाव पर चढ़ रहे थे। उन्होंने नाव के इंजन का कवर उठाया और अपने साथ लाया एक पैकेट वहां रखकर चलते बने। अगली सुबह हुई, तारीख हुई 27 अगस्त 1979 की। बढ़िया धूप खिली थी। माउंटबेटन सुबह सवेरे जगे, 8 बजे के रेडियो पर न्यूज सुनी, थोड़ी एक्सरसाइज की, फिर फैमिली ने साथ बैठकर सुबह का नाश्ता किया। अब बज गए तकरीबन 11:15। वो महल से रवाना हुए। कार में बैठकर मुलगामोर नाम के पड़ोसी गांव पहुंचे। वहीं समंदर के किनारे उनकी नाव लंगर डाले खड़ी थी। माउंटबेटन के साथ उनकी बेटी पैट्रिशिया, उनके पति जॉन की मां डोरिन, पैट्रिशिया के 14 बरस के जुड़वा बेटे निकोलस और टिमोथी थे। इन 6 के अलावा उस बोट पर 15 साल का पॉल मैक्सवेल भी सवार था। पॉल लोकल लड़का था, समंदर को समझता था, इसलिए माउंटबेटन ने उसे अपने साथ लिया था। सुबह 11:35 पर माउंटबेटन और उनकी ये छोटी फिशिंग पार्टी बोट रवाना हुई। और ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी नहीं थी उनके साथ। आयरिश पुलिस की स्पेशल ब्रांच के डिटेक्टिव केविन हेनरी अपनी कार में बैठे समंदर किनारे की सड़क पर चल रहे थे, ताकि कोई जरूरत पड़े तो वो नाव से दूर न रहे। इसके अलावा ऑफिसर केविन मुलिन्स भी दूरबीन से नाव पर नजर रखे थे। इन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के अलावा कुछ और लोगों की नजर थी नाव पर। वो पास की एक चट्टान पर खड़े होकर नाव के हर मूवमेंट को ताक रहे थे। इनके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल था। माउंटबेटन की नाव को समंदर में निकले 11 मिनट बीते होंगे। घड़ी में सुबह के 11:46 बज गए होंगे। ठीक इसी वक्त चट्टान पर खड़े उस आदमी ने रिमोट का बटन दबा दिया और समंदर में एक जोरदार धमाका हुआ। पानी पर आग पसर गई। माउंटबेटन की नाव के परखच्चे उड़ गए। जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ उसके पास ही 3 टूरिस्ट अपनी छोटी सी डोंगी में मछली पकड़ रहे थे। वो धमाके वाली जगह पर पहुंचे और देखा समंदर के पानी पर औंधे मुंह एक बेजान शरीर तैर रहा है। उस शरीर का पांव ब्लास्ट में उड़ गया है। शरीर तकरीबन नंगा, बस एक नीले रंग की जर्सी का थोड़ा सा हिस्सा उसके जिस्म से चिपका रह गया। ये लाश माउंटबेटन की थी। इस धमाके में उनके अलावा उनका नाती निकोलस और गाइड पॉल भी मारे गए। माउंटबेटन की समधन डोरिन इतनी जख्मी हो गई कि बाद में उनकी भी मौत हुई। किसने किया था माउंटबेटन का कत्ल? किसने बम फिट किया था? कौन थे वो लोग जो चट्टान पर खड़े थे? ये हत्या की थी IRA यानी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने। ये संगठन क्या है? ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ब्रिटेन आतंकवादी कहता है। इस संगठन का इतिहास जुड़ा है आयरलैंड से। ये ब्रिटेन के पश्चिम में बसा एक द्वीपनुमा हिस्सा है। इसके 2 हिस्से हैं, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और दूसरा नॉर्दर्न आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक आजाद देश है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। पहले ये दोनों हिस्से एक संयुक्त आयरलैंड का हिस्सा थे। 17वीं सदी में इंग्लैंड ने पूरे आयरलैंड पर कब्जा कर लिया। फिर 19वीं और 20वीं सदी में आकर आयरलैंड के भीतर इंग्लैंड से आजाद होने की लहर चली। 1919 में आयरिश जनता ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ बगावत कर दी।
इसके बाद आयरलैंड का दक्षिणी हिस्सा स्वतंत्र हो गया, लेकिन उत्तरी हिस्से की करीब 6 काउंटीज यानी कि प्रांत ब्रिटेन के प्रति वफादार बने रहे और ब्रिटेन का हिस्सा भी बने रहे। फिर 1960 के दशक में आकर यहां जबरदस्त हिंसा शुरू हुई। इस दौर को द ट्रबल्स कहते हैं। इसमें दोनों गुटों की तरफ से कई पैरामिलिट्री ग्रुप बनाए गए और इनमें से ही एक था IRA। इनकी लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत और उसके प्रति वफादार उत्तरी आयरलैंड के यूनियनिस्ट से थी। ये आयरलैंड का एकीकरण करना चाहते थे, उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। इस एकीकरण की लड़ाई में आयरलैंड का हर गली नुक्कड़ युद्ध का मैदान बन गया हो। खूब हिंसा हुई। IRA चाहता था कि लड़ाई बस आयरलैंड तक न रहे, ब्रिटेन के भीतर पहुंचे, ताकि वहां रहने वालों को पता चले कि आयरलैंड में किस तरह की खुरेजी हो रही है। और इसीलिए IRA ब्रिटेन के भीतर भी कई छोटे बड़े हमले करता था, ब्रिटिश प्रतीकों को निशाना बनाता था। लेकिन IRA ने माउंटबेटन को क्यों मारा? उनका तो नॉर्दर्न आयरलैंड को लेकर चल रही हिंसा से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। फिर शिकार क्यों बने? और इसका जवाब है जो हमने शुरू में भी कहा था, रिश्तेदारी। हमने आपको बताया कि वो ब्रिटेन के राजा प्रिंस फिलिप के मामा थे। माउंटबेटन की मां क्वीन विक्टोरिया की पड़पोती थी। इस नाते वो क्वीन एलिजाबेथ के भी कजिन थे। राजघराने में बहुत मान था उनका। प्रिंस फिलिप, क्वीन एलिजाबेथ और उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स सब करीबी थे। इसके अलावा माउंटबेटन ब्रिटिश नेवी के चीफ और ब्रिटिश आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारत के वायसराय भी रह चुके थे। उन्हें टारगेट करने का मतलब था ब्रिटेन की रॉयल फैमिली और उसके इंस्टीट्यूशंस के मनोबल को भीतर से चोट पहुंचाना। और ऐसा नहीं कि माउंटबेटन को IRA से खतरे का अंदाजा नहीं था, चेतावनी नहीं थी। सरकार और लोकल पुलिस ने उन्हें सावधान किया था, कहा था कि IRA हमला कर सकता है। लेकिन माउंटबेटन ने इस वार्निंग को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि एक 79 साल के बुजुर्ग को मारने में भला किसी की क्या दिलचस्पी हो सकती है। माउंटबेटन गलत थे। हमने आपको शुरुआत में माउंटबेटन की याद में लगाई एक तख्ती के बारे में बताया था। उस पर भारत का भी स्टेट एम्बलम गुदा है। माउंटबेटन की मौत पर हमारे देश में भी 7 दिन का राजकीय शोक मनाया गया था। क्या माउंटबेटन के कातिल पकड़े गए? जवाब है हां और नहीं। माना जाता है कि इस साजिश में IRA के कई लोग शामिल थे, लेकिन गिरफ्तारी हुई सिर्फ 2 लोगों की, थॉमस मैकमहोन और फ्रांसिस मैकगर्ल। मैकमहोन तो IRA में एक लेजेंड की तरह थे। उन्होंने 19 साल जेल की सजा काटी, जबकि फ्रांसिस को सबूतों की कमी के चलते रिहा कर दिया गया। हालांकि माउंटबेटन की हत्या के लगभग 16 साल बाद 1995 में एक ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर फ्रांसिस खुद भी मारे गए। ये था आज का दुनियादारी सेगमेंट। बड़ी खबर की बात हो गई, अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी सऊदी अरब से है। यमन के हूती विद्रोही एक बार फिर सऊदी तेल कंपनी अरामको पर हमला कर रहे हैं। 23 नवंबर को जेद्दा में अरामको के डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर मिसाइल दागी गई। इससे एक टैंक में आग लग गई और इसे बुझाने में 40 मिनट का वक्त लगा। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता ने कहा है, आने वाले दिनों में ऐसे हमले जारी रहेंगे। दूसरी सुर्खी मलेशिया से है। यहां टॉप ग्लब नाम की कंपनी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अपने 16 कारखाने बंद कर दिए। टॉप ग्लव मेडिकल ग्लव्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले कुछ दिनों से इसके कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के काफी मामले मिल रहे हैं। 23 नवंबर को पूरे मलेशिया में कोरोना के 1884 मामले सामने आए और इसमें से 1100 केसेस टॉप ग्लव से जुड़े थे। अभी तक कंपनी के 2524 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 2000 का टेस्ट रिजल्ट अभी पेंडिंग है, मतलब चीचा लेदर हो रखी है। तीसरी सुर्खी चीन से है। चीन ने अमेरिका पर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। यह बयान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन की मनीला यात्रा के बाद आया। इस यात्रा के दौरान ओब्रायन ने साउथ चाइना सी के विवाद में फिलीपींस और वियतनाम का साथ देने की बात कही थी। चीन तकरीबन समूचे साउथ चाइना सी पर दावा करता है। 2014 में इसी मामले में फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया था और ICJ ने चीन के खिलाफ फैसला भी दिया था, लेकिन चीन ने उस फैसले को माना नहीं। ये थी आज की सुर्खियां। आखिरी में बारी तारीख की। आज तारीख है 24 नवंबर और इसका इतिहास जुड़ा है एक प्लेन हाईजैकिंग से। ऐसी हाईजैकिंग जिसमें बंधकों को छुड़ाने आए कमांडोज ने गलती से अपने ही लोगों की जान ले ली। ये कहानी है इजिप्ट एयर फ्लाइट 648 की। तारीख थी 23 नवंबर 1985। इस रोज फ्लाइट 648 ने एथेंस के हेलिनिकोन हवाई अड्डे से विमान ने उड़ान भरी काहिरा के लिए।
कुल 92 लोग सवार थे, 9 अलग अलग देशों के यात्री, सबसे ज्यादा 40 यात्री मिस्र यानी कि इजिप्ट के। विमान को उड़ान भरे अभी 10 मिनट बीते थे कि अचानक यात्रियों के बीच बैठे 3 लोग अपनी सीट से खड़े हो गए। उनके हाथ में बंदूक थी। ये तीनों फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन अबू निदाल के मेंबर थे। इस विमान में इजिप्ट की सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट भी सफर कर रहा था। उसके पास बंदूक थी। उसने आतंकवादियों पर फायरिंग की। एक आतंकवादी मौके पर मारा गया। बाकी बचे 2 आतंकवादी जवाबी फायरिंग करने लगे। इस गोलीबारी में कई लोग घायल हुए। विमान को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे में आतंकवादियों ने प्लेन को लीबिया की जगह माल्टा में लैंड कराने का फैसला किया, लेकिन माल्टा की सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। उन्होंने हवाई अड्डे के रनवे की बत्तियां बुझा दी, लेकिन हाईजैकर्स ने पायलट को फोर्स करके जैसे तैसे अंधेरे में प्लेन को लैंड करवाया। अब शुरू हुई बातचीत। हाईजैकर्स ने कहा, प्लेन में ईंधन भरो, हमें बाहर निकलने दो। जवाब में माल्टा की सरकार ने कहा, पहले सभी बंधकों को रिहा करो। हाईजैकर्स ने कुछ बंधकों को रिहा किया, लेकिन माल्टा की गवर्नमेंट तब भी आतंकवादियों की मांगे मानने के लिए राजी नहीं हुई और तब अपहरण करने वाले आतंकवादियों ने बंधकों को मारना शुरू कर दिया। ऐसे में बंधकों को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी हुई। इस ऑपरेशन में शामिल थी इजिप्ट की काउंटर टेररिज्म की यूनिट और इसे लीड कर रहे थे 4 अमेरिकी सैनिक। लेकिन इस ऑपरेशन ने बंधकों को बचाने की जगह उनकी जान ले ली। ये हुआ 24 नवंबर को। तय समय से पहले हड़बड़ी में ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। कमांडोज ने पहले बम से प्लेन का दरवाजा उड़ाया। इससे प्लेन के भीतर धुआं भर गया। यात्री बाहर भागने लगे। एयरपोर्ट की लाइट बंद थी। कमांडोज को कुछ साफ नहीं दिख रहा था। उन्हें जो भी प्लेन से बाहर भागता दिखा उस पर गोली चला दी। इधर कमांडोज मार रहे थे, उधर से दोनों आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे। और जब ये गोलीबारी रुकी तो विमान के भीतर 54 लाशें मिली। इसमें एक आतंकवादी भी शामिल था। इस पूरी घटना में 58 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हुई। 3 में से 2 आतंकवादी मारे गए। बाकी बचे एक आतंकवादी ने पहले माल्टा में 8 बरस की सजा काटी और फिर उसे अमेरिका ले जाकर आजीवन कारावास में रखा गया। आतंकवाद से, बंदूक के रास्ते से कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि वो अपने राजनीतिक मकसद हासिल कर सकते हैं। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, समय निकालकर अच्छी किताबें पढ़िए, फिल्में और सीरीज देखिए। और ये चीज़ें सिर्फ मन नहीं बहलाती, ज्ञान भी देती हैं, दिमाग का विस्तार करती हैं। बाकी हम लौट आए। खबरों के अरण्य में भटकते भटकते कई बार जीवन का अरण्य पीछे छूट जाता है, तो कुछ पल ठहर कर वहाँ भी चहलकदमी करनी होती है, ये देखने के लिए कि टेसू के फूल खिले हैं या गुलमोहर के। कल फिर आपसे मिलूंगा। नमस्ते, शुक्रिया। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए और देखते रहिए दुनियादारी। और जाकर गांव में ऐलान कर दीजिए कि हम लौट आए हैं। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।